दोस्तों, यूं तो हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत से विरोधी हैं, लेकिन एक विरोधी ऐसा भी है जो हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर बैठ के हमारे देश की सरकार को गिराना चाहता है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे आधी दुनिया में इकोनॉमिक टेररिस्ट कहा जाता है, तो आधी दुनिया उसे अपना हीरो मानती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये जॉर्ज सोरोस है कौन। ये वो आदमी है जिसको दुनिया में ऐसे नामों से जाना जाता है जैसे इनके कर्म किए गए हैं। इनका पहला नाम है वो शख्स जिसने द बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया। वैसे ये कोई नाम नहीं है, बल्कि ये एक उपाधि जैसा लग रहा है। लेकिन भला एक इंसान कैसे इंग्लैंड के सबसे बड़े बैंक को परेशान करता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। आइए जानते हैं इन महाशय ने आखिरकार किया क्या था। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस ने इंग्लैंड की करेंसी के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट किया और $1.5 बिलियन का मुनाफा कमाया। हालांकि ये प्रॉफिट कोई किस्मत या फिर मेहनत के जरिए कमाया नहीं गया था, बल्कि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। तो आपको बता दूं कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का लेन देन है जहां कंपनी के कर्मचारी कंपनी की सिक्योरिटी में व्यापार करने के लिए उस कंपनी की गोपनीय जानकारी का लाभ उठाते हैं। अब ये गोपनीय जानकारी बाकी पब्लिक से छिपाई जाती है क्योंकि ये सिक्योरिटी के मूल्य निर्धारण और कंपनी के मुनाफे को प्रभावित कर सकती है। तो इसी तरह से किसी बैंक के अंदर के ही आदमी से जरूरी इंफॉर्मेशन लेके ये प्रॉफिट बनाया गया था, जिसके लिए फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट ने सोरोस को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म के तहत सजा सुनाई थी। यूं तो हमारे देश में कहावत है कि चुड़ैल भी 7 घर को छोड़ के शिकार करती है, लेकिन सोरोस को शायद ये कहावत पता नहीं थी। शायद इसीलिए उन्होंने अपने देश को भी नहीं छोड़ा। जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी में हुआ था और हंगरी में इन्होंने इतने कर्मकांड किए कि इनको रोकने के लिए वहां एक कानून बनाना पड़ा जिसका नाम स्टॉप सोरोस रखा गया। पैदा तो ये जूइश कम्युनिटी में हुए थे, लेकिन इजराइल में इन्हें एक नाजी सपोर्टर माना जाता है। एक जूइश को नाजी सपोर्टर देख जितना आप हैरान हैं, उतना हैरान हम भी थे जब हमें यह पता चला था। वैसे सपोर्टर शब्द को इनके नाम के साथ जोड़ना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये इंसान इकलौता ऐसा इंसान है जो इंडिया, चीन और रूस जैसे देश से पंगे लिए बैठा है। लेकिन भला कोई भी इंसान इतना निडर कैसे हो सकता है? इसके पीछे का कारण इनकी खुद की जिंदगी है। सोरोस की उम्र आज 92 साल है। वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय 8 साल के थे और उस समय हिटलर ने सरेआम जूइश लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया था। इस सबके बीच सोरोस के पिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए हर जतन कर डाले और अपनी फैमिली को आखिरकार उन्होंने बचा लिया। और ये सब देख के सोरोस को लगने लगा कि उनके पिता एक हीरो हैं और सोरोस खुद अपने आप को एक नॉर्मल इंसान से कुछ ज्यादा ही समझने लगा। वैसे ये भी सही था, क्योंकि उस समय जूइश होकर जिंदा बचना आसान काम नहीं था। साथ ही साथ उसके अंदर काबिलियत तो थी ही, दूसरे बच्चों की तुलना में उसका दिमाग ज्यादा तेज था। इसी तेज दिमाग के चलते बड़े होकर उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया। अब ये कॉलेज अपने प्रोटेस्ट के लिए फेमस है। यहाँ के सोशलिस्ट प्रोफेसर्स का असर उन पर भी पड़ा और इसी के साथ साथ उन्होंने फिलोसॉफी पढ़ना भी शुरू कर दिया। उस टाइम लंदन में रहने वाले लोग उनसे कहीं ज्यादा अमीर और अच्छी स्थिति में थे, जबकि इमिग्रेंट होने के कारण सोरोस गरीब थे। यहां तक कि उनके पास तो रहने के लिए घर और खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल था। और इतिहास पढ़ें तो साफ पता चलता है कि इंग्लैंड के पास ये सब आया कहां से। तो इसका जवाब है दूसरे देशों को लूट के। इससे सोरोस ने यह जान लिया कि एक बार जब आपके पास पैसा आ गया ना, तो आपसे कोई ये नहीं कहता है कि आपके पास ये पैसा आया कहां से या आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है, ये आपसे कोई नहीं पूछता। पढ़ाई के बाद वो अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने फॉरेन करेंसीज में डील करना शुरू कर दिया और अपने तेज दिमाग और अपने कॉन्टैक्ट से उन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बना लिया। यूरोप में अमेरिका का पैसा इन्वेस्ट करके वो बड़ी आसानी से पैसा कमा लेते थे। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का क्वांटम फंड शुरू किया जो हर साल अपने क्लाइंट्स को लगभग 20% रिटर्न देता था। इस फंड के क्लाइंट दुनिया के बहुत बड़े बड़े अमीर परिवारों में से एक हैं। इसके बाद सोरोस ने शुरू किया दूसरे देशों की इकोनॉमी को बर्बाद करके पैसा कमाना। वो एक देश की करेंसी को टारगेट करके शॉर्ट पोजीशन ले लेता था
और करेंसी के गिरने पर अपना मुनाफा कमा लेता था। यही उन्होंने इंग्लैंड की करेंसी के साथ भी किया। इसी तरह से उन्होंने और भी देशों को बर्बाद किया था। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब सोरास को लगने लगा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। तब उन्होंने 1993 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की नींव रखी और यह फाउंडेशन पूरी दुनिया में प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविज्म को सपोर्ट करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इंसान दुनिया में बराबरी चाहता है और इतना होशियार है, वो आखिरकार भारत के लिए खतरा क्यों है? क्या वो भारत के साथ इंग्लैंड वाला हाल करना चाहता है? असल में सोरास की किसी से दुश्मनी नहीं है, उसे मतलब है अपने फायदे से। और साथ ही साथ सोरास बस वो इंसान है जिसने बचपन में हिटलर की तानाशाही को देखा था। उसे लगता है जब सारी पावर एक आदमी के पास चली जाएगी तो वो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और मोदी जी कितने फेमस हैं ये तो आप सभी जानते हैं। सोरास का कहना है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन मोदी एक डेमोक्रेटिक इंसान नहीं है। इसलिए वो भारत को मोदी से मुक्त करने के लिए भारत में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। हालांकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन सोरास को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस अकेले इंसान ने पूरी की पूरी हंगरी गवर्नमेंट को 1989 में कोलैप्स कर दिया था। अब सवाल ये आता है कि सोरास भारत से इतने दूर बैठ के भी कैसे भारत की गवर्नमेंट गिरा सकता है। तो आपको बता दें कि इसके लिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ही इस्तेमाल करने वाला है। इंडिया में ओएसएफ 1993 से ही एक्टिव है, तो इस ऑपरेशन को करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका जो सोरास अपना रहा है वो है ओपोजिशन पार्टी से कनेक्शन बढ़ाना। साल 2009 में सोरास भारत में अपनी हंगेरियन जूइश फ्रेंड से मिलने के लिए भारत आया था। ये क्लोज फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि इस समय भारत के ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की आंटी थी। इसी के साथ ही ओएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी का राहुल गांधी से बड़ा गहरा याराना है। वो अक्सर राहुल गांधी के साथ में देखे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ही अभी हाल ही में हुए भारत जोड़ो यात्रा में भी सलिल को राहुल गांधी के साथ देखा गया। यही नहीं, अगर राहुल गांधी साथ ना भी होते तो सलिल सरकार के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटते। और इसी के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी अमृता सिंह भी सोरास के ऑर्गेनाइजेशन ओएसएफ से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ ही सोरास का दूसरा तरीका है मीडिया को खरीदना, जो कि वो हंगरी में भी कर चुका है। सोरास छोटे छोटे इंडिविजुअल मीडिया रिपोर्ट्स को फंड देता है ताकि वो सरकार की खूब आलोचना जोर शोर से करें। और इस खेल में छोटे मोटे जर्नलिस्ट के साथ साथ कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी शामिल होते हैं। और अब बात करते हैं सोरास के सबसे बड़े हथियार की, जो कि है एनजीओस को फंडिंग देना। सोरास की ऑर्गेनाइजेशन भारत के एनजीओस को फंडिंग देती है ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी को भारत में ला सके। ओएसएफ द्वारा फंडेड भारत में 2 प्रमुख एनजीओस हैं, लॉयर्स कलेक्टिव और सेंटर फॉर पॉलिसीज रिसर्च यानी कि सीपीएआर। सीपीआर में फंड भेजने के लिए ओएसएफ एक थर्ड पार्टी एनजीओ नमाती का सहारा लेती है, जिसका एडवाइजरी काउंसिल खुद सोरास ही है। अब यूं तो सोरास ने बाकी देशों के साथ क्या किया है ये तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत से लोग उसे अपना भगवान मानते हैं। साथ ही साथ भारत में भी बहुत से लोग उसके फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे में सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या सोरास सच में ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी पर भरोसा करता है? तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया को ट्रांसपेरेंसी का पाठ पढ़ाने वाले सोरास खुद ट्रांसपेरेंसी से दूर भागते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साल 2011 का यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का वो फैसला, जिससे सोरास की पोल दुनिया भर में खुल गई। और इस फैसले में यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने सभी हेज फंड्स को अपने ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंटली शो करने को बोला, तो उसने अपने क्वांटम फंड को फौरन बंद कर दिया और अपने सभी इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर दिया। ये तो बात हो गई ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन अब बात आती है डेमोक्रेसी की, जो सोरास खुद एक जूइश है और होलोकास्ट को सरवाइव कर चुका है। उसे अपने ही जूइश साथियों की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि अगर उसे चिंता होती तो वो इजराइल का सपोर्ट तो जरूर करता। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक पता चला है कि सपोर्ट तो दूर की बात है, सोरास इजराइल के टेररिस्ट ग्रुप हमास को फंडिंग तक देता है।
और शायद यही वजह है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर ने सोरास को एक अमीर बुद्धा बताया, जो कि न्यूयॉर्क में बैठ के भारत को बर्बाद करना चाहता है और वो भारत के लिए खतरा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सोरास वाकई में इकोनॉमिक टेररिस्ट है? सोरास को लेके आपकी क्या राय है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।